हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर हमने करा था द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट का। वहां पे एक थोड़ा सा चेंज है बेटा, जो मैंने सोचा था कि एक स्पेसिफिक अमेंडमेंट का सेशन लेकर आऊं, पर अमेंडमेंट इतने ज्यादा नहीं थे कि उसका एक सेशन लाया जाए, तो मैं यहीं पे थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ। ठीक है। तो जो आपका पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है, उसमें मैंने एक सीलिंग बताई थी कि 10 लाख का सीलिंग है, कि 10 लाख से ज्यादा आपका ग्रेचुइटी नहीं हो सकता है। ठीक है। अब क्योंकि महंगाई बढ़ रही है ना, इन्फ्लेशन रेट है, तो इसीलिए उसको एक्सीड करके 2018 में उसको 20 लाख कर दिया गया। ठीक है, सबके लिए, बीट प्राइवेट सेक्टर बीट गवर्नमेंट सेक्टर, उसको कर दिया गया 20 लाख रुपीज। ठीक है। और उसके अलावा अभी 2024 में एक लेटेस्ट अमेंडमेंट आया, जिसमें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए इस सीलिंग को बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया है। ठीक है। तो ये एक छोटा सा वैल्यू एडिशन था, जो मैं सोच रही थी कि एक नए मतलब एक अलग सेशन में लेकर आऊंगी, पर छोटा सा था, इसीलिए मैंने इसी सेशन में कवर कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिनको ये अजीब सा लग रहा है कि मैडम ये अचानक से क्या बताने लगी, तो बेटा प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, उसमें मैंने द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट को पढ़ाया है, और उसको बहुत क्लियरली हमने समझा है, एक्सप्लेन हुआ है वो प्रॉपरली, ताकि आपका एग्जाम में अगर उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उस पे बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सोच सकें। ठीक है। चलिए, तो आज शुरू करने वाले हैं हम द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब फैक्ट्रीज एक्ट क्यों? प्रीवियसली मैंने सोचा था कि फैक्ट्रीज एक्ट मैं बाद में शुरू करूंगी, पहले जो थोड़े छोटे लेजिस्लेशन है उसको कवर कर दूंगी, बट आप लोग का इतना ज्यादा प्यार मिला, इतना ज्यादा आप लोग इस इनिशिएटिव का बेनिफिट उठा रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली हमारा मोटिव है। तो फिर हमने भी सोचा कि अगर आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट पहले आना चाहिए, बिकॉज आई गेस कुछ बच्चों का और भी एग्जाम्स हैं उनके, तो उसके लिए भी उनके लिए बेनिफिशियल है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू स्टार्ट फैक्ट्रीज एक्ट पहले। ठीक है। तो फैक्ट्रीज एक्ट आज हम शुरू करने वाले हैं। पहले ही मैं बता दूं बेटा कि इसमें पेशेंस रखिएगा प्लीज, बिकॉज फैक्ट्री एक्ट जो है वो काफी लेंदी है। ठीक है। और अगर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो दैट विल टेक टाइम। दिस इज नॉट समथिंग कि मैं ऐसा ऊपर ऊपर से इजी इजी से प्रोविजंस पढ़ा करके आपको और ऐसे आधे घंटे 45 मिनट में खत्म कर दूं। ठीक है। दिस इज अ लेंदी एक्ट, मैं पहले ही ये बता दे रही हूँ कि ये लेंदी एक्ट है और इसमें ज्यादा नंबर ऑफ सेशंस रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो हैव पेशेंस, और तैयारी हमको जड़ों से करनी है, ना कि बस ऊपर ऊपर। वी हैव टू बी इंटरनली स्ट्रॉन्ग, कि कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें देख के बस लगे कि अरे ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है, तो हम ये फटाक से उसका आंसर कर दें। ठीक है। इसके अलावा मैं जैसा कि आप सबको कहती हूँ कि प्लीज हैव अ बेयर एक्ट विथ यू, प्लीज हैव अ बेयर एक्ट विथ यू। व्हाई? बिकॉज एक तो आपको रिविजन करने में आसानी होगी, आपके पास बेयर एक्ट होगा, यू विल बी एबल टू हाईलाइट इट। ठीक है। दूसरा, ऑथेंटिक है, इट्स अ गवर्नमेंट सोर्स, तो ऑथेंटिक है, बिल्कुल ऑथेंटिक है वो। ठीक है। उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। और थर्ड थिंग, कि अगर कोई लेटेस्ट इंप्रूवमेंट होता है, कोई लेटेस्ट वैल्यू एडिशन होता है, तो आपको भी पता होगा, बिकॉज यू आर नॉट लाइक स्मॉल किड्स की जो जो हमने सुन लिया वही सही है। ठीक है। इवन यू आर एबल टू एनालाइज कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, और फिर ना जब क्वेश्चन आप लगाओगे ना, तो जब आप सुन रहे होगे, देख रहे होगे, बेयर एक्ट्स में हाईलाइटेड होगा प्रॉपर, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू रादर देन कि सिर्फ सुन लेना, क्योंकि बहुत सारा है ना बेटा, बहुत सारा कंटेंट है, तो उसको याद रखना दैट इज अ प्रॉब्लम। तो इसीलिए हैव अ बेयर एक्ट विथ यू। इफ यू डोंट हैव अ प्रिंट आउट, मैं तो सजेस्ट करूंगी प्रिंट आउट रखिए, पर अगर प्रिंट आउट नहीं भी है तो एटलीस्ट हैव अ पीडीएफ, स्टार्ट हाईलाइटिंग, दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है। और जैसा कि मैं हम लोगों का जो 100 डेज प्लान, जो रोड मैप वाला लेक्चर था, उसमें भी मैंने डिस्कस किया था, और आज भी ये बता रही हूँ कि आपका जो सक्सेस का जो वो ट्रॉफी है ना आपकी, दैट इज द यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जामिनेशन, उसमें एक सिलेक्शन, एक सीट, वो बहुत बड़ी है, और वो ऐसे हल्के फुल्के मेहनत से नहीं होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका एक तो जो प्राइज है वो बहुत बड़ा है, और दूसरा आपका कंपटीशन भी उतना ही बड़ा है। डोंट इग्नोर द कंपटीशन। चलिए, तो शुरू करते हैं द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है। जैसा कि जो लोग पहले से पढ़ रहे होंगे सेशन को, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि वी स्टार्ट विद सेक्शन 1, और सेक्शन 1 2 सब में कॉमन होते हैं, है ना। सेक्शन 1 2 हर एक्ट में कॉमन ही होता है, और जरूरी भी क्यों है? क्योंकि पूरे एक्ट को पढ़ने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो आज हम मतलब कि विल ट्राई कि हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर कर पाए, बट सिर्फ कंटेंट कवर करने के लिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करना, दैट्स नॉट द
दैट्स नॉट अ थिंग ऑफ दिस इनिशिएटिव आई गेस। तो हम इसको बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल एलाबोरेटली, आपके अंडरस्टैंडिंग का ध्यान रखते हुए और एग्जाम के रिक्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए बिल्कुल डिटेल में इसको शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपने बिल्कुल अपने पेन, कॉपीज, हाइलाइटर सब निकाल लीजिए, अपना बेयर एक्ट अपने सामने रखिए और शुरू करते हैं। चलिए आते हैं सेक्शन 1 पे। सेक्शन 1 हमारा है दैट इज शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट, जो कि हर एक्ट में बिल्कुल सेम ही रहता है। ठीक है, तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट क्या है भाई ये? इसका जवाब अब मुझे नहीं लगता है कि देने की जरूरत है। इनिशियली मैं बहुत जैसे डिटेल में समझाती थी, पर अब आपको पता है कि शॉर्ट टाइटल आपका क्या है, यानी कि आपका नाम, एक्ट का नाम क्या है, दैट इज द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब थोड़े थोड़े से नॉन सीरियस होते हैं, तो उनको ना ऐसा एक्ट का नाम भी नहीं पता होता, नाम पता होता है तो ईयर नहीं पता होता है। तो मैं वही बता रही हूँ कि जो पहला बेयर एक्ट शुरू होने का ही जो पॉइंट है ना, वो यही है कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। कहां तक लागू होता है ये बेटा? तो ये पूरे इंडिया में लागू होता है। ठीक है, कुछ भी एक्सक्लूडेड नहीं है। और कमेंस कब हुआ ये? तो आया तो पास हुआ 23 सितंबर 1948 में, लेकिन ये केम इनटू फोर्स, इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1949। ठीक है, 1 अप्रैल 1949 में ये लागू हो गया। ठीक है, इट केम इनटू फोर्स। चलिए सेक्शन टू इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशंस या डेफिनेशंस। ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशंस क्यों जरूरी है? ताकि जब भी हम एक्ट को पढ़ें, जहां पे भी छोटा सा भी एक लॉजिक लग रहा है, तो वहां पे क्या है कि उस एक्ट को जो डेफिनेशंस दिए गए हैं उसी के रेलिवेंस में पढ़ा जाता है हर एक्ट को। ठीक है, जैसे कि हो सकता है कि यहाँ पे जो चाइल्ड की डेफिनेशन है और जो आपका चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एक्ट जो है उसमें डिफरेंस है। ठीक है, उसमें एज का थोड़ा सा फर्क है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिस एक्ट को हम पढ़ रहे हैं उसके डेफिनेशंस के रेफरेंस से ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट को आप यहाँ पे उसके डेफिनेशंस को आप यहाँ लागू नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इंटरप्रिटेशंस प्रॉपर्ली दिया हुआ है, और यही है आपका कंफ्यूजन का सबसे बड़ा सोर्स। और जब तक आप कंसेप्चुअली क्लियर नहीं होंगे ना बेटा, तो फिर ऑप्शन एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाता है। आपको लगेगा कि अरे ये तो आसान है, 2 ऑप्शन में ही हम फंस रहे हैं, 4 में तो नहीं फंस रहे। पर वो जो 2 ऑप्शन में फंसना होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वहां ये शो करता है कि आपने पढ़ा तो है लेकिन अधूरा पढ़ा है। ठीक है, चलिए तो आते हैं इंटरप्रिटेशन पे। इंटरप्रिटेशन में पहला है आपका, पहला जो पॉइंट है दैट इज एडल्ट। हु इज एन एडल्ट? तो समवन हु हैज कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज, 18 साल से ज्यादा की उम्र के जो भी हैं उनको हम एडल्ट कहेंगे। ठीक है, इसी में सेक्शन बी है दैट इज एडोलेसेंट। एडोलेसेंट क्या होते हैं बेटा? तो एडोलेसेंट होते हैं 15 to 18 इयर्स के लोग, 15 से 18 साल के जो लोग होते हैं, दे आर टर्म्ड एज एडोलेसेंट अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट। सेक्शन डबल बी क्या कहता है भाई? कैलेंडर ईयर के बारे में बात करता है। तो व्हाट इज अ कैलेंडर ईयर? तो 12 महीने, जनवरी से लेके फर्स्ट ऑफ जनवरी से लेके शुरू से लेके 12 मंथ्स तक का जो टेनर होता है दैट इज योर कैलेंडर ईयर। ठीक है, यानी कैलेंडर ईयर यहाँ पे कहां से शुरू हो रहा है? जनवरी से शुरू हो रहा है। चलिए सेक्शन सी डील करता है चाइल्ड जो मतलब जो 15 साल से कम के हैं। ठीक है, दे आर लेस देन 15 ईयर्स। एक सेकेंड, दे आर लेस देन 15 ईयर्स। तो 15 साल से कम के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको हम चाइल्ड कहेंगे इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब थोड़े से हैं इंटरप्रिटेशंस इसमें ज्यादा, क्योंकि एक्ट बड़ा है ना बेटा, तो इसकी क्लैरिटी भी होने के लिए इंटरप्रिटेशंस भी ज्यादा होने चाहिए। सी ए क्या कहता है? कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होते हैं? कॉम्पिटेंट पर्सन। तो कॉम्पिटेंट पर्सन क्या होते हैं? कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है, दैट द पर्सन हु हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। किस लिए भाई? तो फॉर कैरिंग आउट टेस्ट, कोई भी टेस्ट किया जाता है, कोई भी एग्जामिनेशन किया जाता है, कोई भी टेस्ट किया जा रहा है, कोई भी एग्जामिनेशन किया जा रहा है, या कोई भी इंस्पेक्शन किया जा रहा है, तो उसमें अगर चीफ इंस्पेक्टर जो है वो किसी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ भाई ये व्यक्ति जो है ये सारे काम को प्रॉपरली कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, कि क्या क्या देखना पड़ता है कि भाई ये व्यक्ति है, इसका जो है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस उस व्यक्ति का, ठीक है, या फिर वो जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है उसका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और इसलिए ये व्यक्ति टेस्ट में, एग्जामिनेशन में या इंस्पेक्शन में हमारी हेल्प कर सकता है, तो उस व्यक्ति को हम बोलेंगे कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, चलिए सी बी क्या है आपका? दैट इज हजार्डस प्रोसेस। तो हजार्डस प्रोसेस क्या है?
व्हाट आर हजार्डस प्रोसेस? तो हजार्डस प्रोसेस मतलब ऐसी एक्टिविटी, ऐसे एक्टिविटीज जो कि यहाँ के फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है। तो आप जब एक्ट के पीछे देखेंगे तो आपके पास बहुत शेड्यूल लगे होंगे, तो उसमें जो फर्स्ट शेड्यूल है, तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या मेंशन किया हुआ है, वो सारी इंडस्ट्रीज मेंशन की गई हैं जो कि हजार्डस इन नेचर है। ठीक है, तो वो सारी हजार्डस जो नेचर की इंडस्ट्रीज हैं, वो अगर उसमें अगर कोई फंक्शन हो रहा है या कुछ ऐसा इंटरमीडिएट फंक्शन है, मतलब बाई प्रोडक्ट नहीं है बल्कि प्रोसेस में कुछ अगर प्रोडक्ट यूज हो रहा है, तो वो सारी चीजें जो है वो हजार्डस प्रोसेस के अंडर में आएंगी। ठीक है, और ड्यू केयर डिलीजेंस लेना कंपलसरी है। चलिए, ठीक है, अब क्या क्या पॉइंट को इसमें ध्यान दिया गया है, तो या तो हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा, ये जो हजार्डस प्रोसेस है ये क्या कर सकता है, या तो हेल्थ पे इफेक्ट डाल सकता है या तो फिर इन्वायरमेंट पे इफेक्ट डालेगा, दोनों ही चीजें। ठीक है, बिकॉज नॉट ओनली ह्यूमन इज इंपॉर्टेंट ना, कि सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि इफ इट इज नॉट अफेक्टिंग आवर हेल्थ और इन्वायरमेंट का बिल्कुल एकदम बेड़ा गर्क हो रहा है तो चलो इट्स ओके, इट्स नॉट लाइक दैट। तो इसीलिए क्या है, क्योंकि इन्वायरमेंट से हम भी तो जुड़े हुए ना, कहीं ना कहीं, आज नहीं साल भर बाद, 2 साल बाद, बट जो हम डिटोरिएशन इन्वायरमेंट को कर रहे हैं वो अल्टीमेटली हमें ही इफेक्ट करेगा। तो इसलिए बीट हेल्थ, बीट इन्वायरमेंट, whatever is mentioned in the first schedule और उसके प्रोसेस के कारण हेल्थ और इन्वायरमेंट पे अफेक्ट हो रहा है, that will come under the hazardous process। ठीक है, अब अगर इसमें कुछ चेंजेस लाने होंगे, ये जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है इसमें अगर कुछ चेंजेस लाने होंगे तो कौन चेंज ला सकता है बेटा, तो स्टेट गवर्नमेंट ला सकता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ला सकता है, लेकिन कैसे लाएगा, तो ध्यान रखना, मैंने हर बार बताया है आपको कि अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ चेंजेस ऐसा लाना है तो उनको क्या करना, कहाँ लेकर आएंगे वो, तो वो डालेंगे नोटिफिकेशन डालेंगे, कहाँ भाई, ऑफिशियल गजट में। ऑफिशियल गजट में वाया नोटिफिकेशन ही ऐसे चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी किससे डील करता है, तो सेक्शन डी बताता है अबाउट द यंग पर्सन। हु इज अ यंग पर्सन, तो या तो चाइल्ड हो या तो एडोलेसेंट हो। ठीक है, उसको यंग पर्सन कहेंगे, यानी कि आप मान लो कि 18 साल तक के उम्र के जो लोग होते हैं उनको यंग पर्सन कहा जाता है। ठीक है, चलो आते हैं सेक्शन ई पे। सेक्शन ई डील्स विथ डे। डे का मतलब क्या होता है, तो भाई मिडनाइट यानी 12 बजे से 12 बजे। ठीक है, मिडनाइट में, ठीक है, 12 बजे से लेकर के जो 24 आवर्स तक का टेनर होगा, जो 24 आवर्स तक का टेनर होगा उसको हम डे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद वीक को कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो ये सब बहुत छोटी छोटी जैसे कॉमन सेंस वाली बात लग रही होगी, लेकिन जब हम लॉ को इंटरप्रेट करते हैं ना बेटा, तो वहां पे कहीं भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ऐसी कोशिश तो की जाती है, फिर भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग का फेरबदल हो सकता है, पर कहीं पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज द लेजिस्लेशंस आर नॉट प्रॉपर। ठीक है, तो वीक क्या होता है बेटा, तो सैटरडे मिडनाइट से। ठीक है, सैटरडे आपका सैटरडे मिडनाइट से लेकर के उसके बाद जो 7 दिन का समय होता है उसको हम बोलते हैं वीक। ठीक है, अगर हो सकता है कि कुछ जगह है जहां पे सैटरडे से मतलब छुट्टियां वगैरह काउंट करने के लिए सैटरडे से नहीं काउंट कर रहे हैं, ठीक है, या कोई और वीकडे को उन्होंने एज अ लीव मान के रखा है, वट एवर मे बी द रीजन, तो उस केस में क्या होगा, कोई जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज होंगे, द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज जो होंगे उनके पास ये पावर रहेगा कि वो उसको राइटिंग में इसको अप्रूव कर सकते हैं कि भाई सैटरडे मिडनाइट को छोड़ करके किसी और दिन को माना जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वीक। ठीक है, चलिए अगला आता है पावर। पावर क्या है बेटा, तो पावर क्या है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि हो सकता है सोलर एनर्जी भी हो। ठीक है, तो कोई भी ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो कि ह्यूमन जनरेटेड नहीं है, मतलब ह्यूमन उसमें मेहनत नहीं कर रहा है, एनिमल्स मेहनत नहीं कर रहे हैं, और उसके अलावा अगर कोई भी एनर्जी यूज हो रही है तो दैट इज पावर। ठीक है, तो या तो ये इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी, या कोई भी मैकेनिकली ट्रांसमिटेड एनर्जी। ठीक है, उसको हम पावर बोलेंगे, मैकेनिकली ट्रांसमिटेड एनर्जी, तो इसको हम बोलेंगे पावर। ठीक है, आई गेस इट इज क्लियर फॉर यू। चलिए आते हैं अब आगे। प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या होता है, प्राइम मूवर मतलब होता है कोई भी इंजन या कोई भी मोटर, ठीक है, कोई भी इंजन, मोटर, कोई भी अदर अप्लायंस जो कि क्या करता है, या तो जनरेट करता है या तो प्रोवाइड करता है, क्या भाई, पावर जनरेट या प्रोवाइड करता है, उसको हम बोलेंगे प्राइम मूवर, दैट विल बी टर्म्ड एज प्राइम मूवर। आई गेस इट इज क्लियर फॉर यू। चलिए आगे आते हैं, प्राइम मूवर हो गया ना। कमिंग टू मशीनरी। अब मशीनरी क्या है, ठीक है,
तो मशीनरी मतलब जितने भी प्राइम मूवर्स हैं, ट्रांसमिशनरी मशीन्स है या अप्लायंसेस हैं जिससे पावर जनरेट हो रहा है, ठीक है, ऑल द इक्विपमेंट्स, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जिससे कि पावर जनरेट हो रहा है उसको हम बोलेंगे, ठीक है, फॉर पावर जनरेशन। और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जिससे पावर जनरेट हो रहा है उसको हम बोलेंगे मशीनरी, ठीक है। चलिए के क्या है? के है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नाउ व्हाट इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? तो देखो कॉमन सेंस है, बोलता है कि भाई अगर कुछ हम बना रहे हैं दैट कम्स अंडर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। पर इसमें क्या करा है कि देखो क्या क्या भाई, तो या तो हम बना रहे हैं, या तो उसमें हम ऑल्टर कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, ठीक है, या तो उसको रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, या तो उसको रिपेयर कर रहे हैं, या तो उसको पैक कर रहे हैं, ठीक है, या तो उसको ऑयलिंग कर रहे हैं, मतलब फिनिशिंग कर रहे हैं, उसका फिनिशिंग कर रहे हैं, उसमें ना ऑयलिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, तो या तो उसको फिनिशिंग कर रहे हैं, ठीक है, या तो उसको वॉश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी काम है ना, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, रिफिट कर रहे हैं, यानी कि जितनी भी चीजें हैं किसी प्रोडक्ट के, कोई भी आपका प्रोडक्ट है ना अगर, तो उसको मेंटेन करने के लिए या उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए या फिर उसको उसकी प्रॉपर पैकेजिंग करने के लिए कोई भी छोटा सा भी हम काम कर रहे हैं ना, तो दैट विल कम अंडर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़ी बड़ी एकदम मशीनें बनाएंगे जब तक, तभी आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के पार्ट कहलाएंगे, ठीक है। अगर आप कोई भी छोटा सा ऑल्टरेशन कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, आप उस मैन्युफैक्चरिंग पूरे प्रोसेस में कहीं भी थोड़ा सा भी इन्वॉल्व हैं, तो वो आपका जो यूनिट है दैट विल कम अंडर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। चलिए एल सेक्शन एल डील करता है वर्कर मतलब क्या होता है? तो वर्कर मतलब कोई भी पर्सन जो कि एक कंपनी में काम कर रहे हो सकता है वो डायरेक्टली एम्प्लॉयड हो, ठीक है, हो सकता है कि वो डायरेक्टली एम्प्लॉयड हो, ठीक है, डायरेक्टली हो, या हो सकता है कि बाय अ कॉन्ट्रैक्चुअली अप्लाइड हो, किसी एजेंसी के द्वारा अपॉइंटेड हो, ठीक है। हो सकता है प्रिंसिपल जो एम्प्लॉयर है उनको पता ना भी हो, उन्होंने एक एजेंसी को हायर कर लिया, मान लेते हैं आई एम द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं नहीं हूं, तो आई एम द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और मैं क्या कर रही हूँ कि आई हैव हायर्ड अ एजेंसी की भाई मुझे इतने इतने लोग चाहिए, आई डोंट नो हु आर दे बिकॉज दिस इज द वर्क ऑफ द एजेंसी कि वो उनको वेरीफाई करें, सारी चीजें करें, पूरा प्रोसेस करें कि भाई प्रॉपर लोग हैं कि नहीं है, प्रॉपर जो आपका जो स्किल्स चाहिए वो पोजेस करते हैं कि नहीं, हमने एजेंसी पे रिलाई किया, ठीक है। तो मे बी आई डोंट नो दैट पर्सन इंडिविजुअली बट स्टिल दैट पर्सन विल कम अंडर द वर्कर लिस्ट ऑफ माय कंपनी, ठीक है। चलिए अब देखिए एम है फैक्ट्री। अब ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, क्यों? क्योंकि जहां भी याद करो हमने जो भी एक्ट्स पढ़े हैं उसमें जब भी डेफिनेशन वाली बात आई है, जब भी हमने कहा वी टॉक्ड अबाउट डेफिनेशन, तो हमने कहा फैक्ट्री एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2M ऑफ द फैक्ट्री एक्ट, ऐसा पढ़ा हमने। तो अब जब वो दिन आ गया कि जब हमें फैक्ट्री एक्ट पढ़ना है तो हमें इसका पढ़ना तो पड़ेगा कि भाई फैक्ट्री होती क्या है। तो कह रहे हैं कि फैक्ट्री मतलब ऐसी कोई भी प्रीमाइसेस, फैक्ट्री मतलब ऐसी कोई भी प्रीमाइसेस जहां पे अगर 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 कोई इंडस्ट्री है जहां पे एड ऑफ पावर से काम होता है, यानी बिजली वगैरह या फिर कोई भी पावर इक्विप्ड है, मतलब मैनुअल नहीं है, पावर इक्विप्ड है, तो वहां पे 10 से ज्यादा वर्कर हैं, 10 से आपके ज्यादा वर्कर होने चाहिए। पिछले 12 महीने में अगर काम कर रहे हैं तो 10 से ज्यादा वर्कर अगर वहां पे काम कर रहे हैं, और अगर 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 ऐसा है कि विदाउट द एड ऑफ पावर चल रहा है, विदाउट द एड ऑफ पावर चल रहा है वो यूनिट, वो इंडस्ट्री, वो यूनिट जो है वो विदाउट द एड ऑफ पावर चल रहा है, तो वहां पे 20 या 20 से ज्यादा वर्कर होने चाहिए, 10 या 10 से ज्यादा वर्कर या 20 से या 20 से ज्यादा वर्कर होने चाहिए अगर वो विदाउट द एड ऑफ पावर चल रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या क्या चीजें यहाँ इंक्लूड नहीं होंगी फैक्ट्री में? तो बेटा माइन के ऑपरेशंस जो हैं, माइन ऑपरेशंस जो हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, माइन ऑपरेशंस को इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि वो माइंस एक्ट में कवर होते हैं, फैक्ट्री का उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। उसके अलावा और क्या कवर नहीं किया जाएगा? तो अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस की है, आर्म्ड फोर्सेस की यूनिट है, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस की यूनिट है, ठीक है, कोई मान लेते हैं कि मोबाइल यूनिट है, या फिर रेलवे का कोई वो है, रेलवे का आपका होटल है, ठीक है, रेस्टोरेंट्स है, तो ये सब इसमें इंक्लूड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज वी हैव अ सेपरेट एक्ट फॉर देम, एक स्पेसिफाइड सेपरेट एक्ट है जो कि इन सारी चीजों से डील करता है, तो इसीलिए ये सारी चीजें यहाँ पे ये नहीं की जाएंगी, ठीक है। आपको आई गेस समझ में आ गया होगा फैक्ट्री क्या है। आते हैं सेक्शन एन में। बेटा आई हैव टू डिलीवर अ लॉट ऑफ कंटेंट टू यू, पता है आपको मुझे बहुत सारा ऐसा कंटेंट देना होता है यहाँ पे, इसीलिए मे बी आई एम नॉट एबल टू टॉक टू यू मच,
क्योंकि अगर मैं बातें करने में टाइम लगाऊंगी तो फिर कहीं ना कहीं कंटेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और बातें कम हो सकती है पर आपकी प्रिपरेशन में कमी नहीं आनी चाहिए। इसीलिए आपको कुछ भी अगर ऐसा लगता है ना, कोई क्वेरी हो रही है, कोई सजेशन देना है, कुछ मैम ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वी आर मोर देन हैप्पी टू वेलकम इट। पर आप हमें ये चीज हमें बताइए, ठीक है, मे बी बाय द फीडबैक सेक्शन, ठीक है, आप हमें अपना फीडबैक लिखिए, ठीक है, पर हमें बताइए एटलीस्ट, ताकि हमें पता लग सके। बिकॉज अगर मैं लेक्चर्स में आपसे बात करूंगी एंड मैं एक्नॉलेज जरूर करूंगी, दैट इज बी श्योर अबाउट इट, कि अगर आप मुझे कोई सजेशन दे रहे हैं, कोई फीडबैक दे रहे हैं या कोई क्वेरी पूछ रहे हैं तो ऑफकोर्स आई विल एक्नॉलेज इट। बट क्या है कि हमारी बातें थोड़ी कम हो जाती हैं क्योंकि कंटेंट डिलीवरी ज्यादा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा और आपका गोल कहीं ना कहीं सेम है, दैट आपको एग्जाम क्लियर करना है। दिस इज द अल्टीमेट गोल। बातें तो हमारी बाद में भी होती रहेंगी, बिकॉज जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो उससे मतलब मुझे लगता है कि इस इनिशिएटिव को शुरू करने का जो एक वो था ना, जो मोटिवेशन था, वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं सेक्शन एन पे। सेक्शन एन इज योर ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर कौन है बेटा? ऑक्यूपायर कौन होता है फैक्ट्री का? फैक्ट्री का ऑक्यूपायर वो होता है जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल हो, जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री में क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही है, इसकी जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल होगी उसको हम बोलेंगे ऑक्यूपायर। ठीक है, ऑक्यूपायर वर्ड ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि नाम से ऐसा लगता है ना कि ऑक्यूपायर मतलब जो वहां पे उस समय काम कर रहा है या जो इसका प्रीमाइसिस है। नहीं, जो उस फैक्ट्री के सारे फंक्शंस का अल्टीमेट कंट्रोल जिसके हाथ में है, ही दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑक्यूपायर। ठीक है, अब कौन कौन ऑक्यूपायर हो सकता है? तो देखो, अगर कोई फर्म है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जिसमें फर्म है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, तो हर इंडिविजुअल मेंबर जो है वो ऑक्यूपायर की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अगर कंपनी है तो डायरेक्टर्स विल बी कंसिडर्ड एज द ऑक्यूपायर। ठीक है, अगर कोई फैक्ट्री है जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है, मान लेते हैं गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक है, मान लेते हैं गवर्नमेंट ओन्ड है, तो उस समय पे कौन हो जाएगा? तो जो भी पर्सन अपॉइंटेड होगा, जो भी मैनेजर अपॉइंटेड होगा टू मैनेज दैट पर्टिकुलर यूनिट, ही विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑक्यूपायर। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आते हैं अगले सेक्शन पे। तो ओ बेटा ओमिटेड हो गया है। ठीक है, पी जो वर्ड है मतलब सेक्शन 2 पी जो है, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड मतलब अकॉर्डिंग टू द एक्ट। ये तो मुझे लगता है कि हर एक्ट में हमने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं अगला जो सेक्शन है क्यू ओमिट हो गया है बेटा। जो चीज ओमिट हो गई है वो तो मैं मतलब नहीं बताऊंगी क्योंकि आपका किसी काम का नहीं है वो। ठीक है, क्यू ओमिट हो चुका है। आर इज शिफ्ट। व्हाट इज शिफ्ट? तो अगर दो या दो से ज्यादा सेट ऑफ वर्कर्स काम करते हैं, मतलब कि ऐसा है कि कुछ लोग इस समय पर आते हैं, कुछ लोग जो है वो दूसरे समय पर आते हैं, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो जो उनका टेनर होगा, एक पर्टिकुलर वर्कर का आने का जो टेनर होगा, उसके बाद जो अगले वर्कर का टेनर होगा, वो जो टेनर स्पेसिफाइड होगा ना, दैट टेनर विल बी टर्म्ड एज शिफ्ट। ठीक है, तो आई गेस ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेरी है बेटा? अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो हमने डेफिनेशंस अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब डेफिनेशन जब पढ़ लिया है तो हमें अब एक्ट समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो अब हम उस एक्ट को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 क्या है भाई? तो रेफरेंस और टू टाइम ऑफ डे। अब देखो, हर चीज मेंशन किया गया, मतलब तुम सोच रहे हो कि उस समय पे भी ये एक्ट बना, लेकिन कितनी क्लैरिटी से इसको डिजाइन किया गया कि मतलब कि हर चीज पे एक बहुत अच्छी सी क्लैरिटी दी गई है कि कहीं पे भी कोई कॉन्टिजेंसी ना आए। मतलब कोशिश तो यही की गई है, आती है तो फिर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हैं। तो रेफरेंस ऑफ टाइम ऑफ डे मतलब कौन से टाइम को माना जाएगा? क्योंकि देखो बेटा, क्या था ना कि अगर हम गुजरात से स्टार्ट करें और अरुणाचल प्रदेश तक जाएं तो हम देखेंगे कि मतलब टाइम का एक बहुत लैप्स होता है ना, बहुत ज्यादा टाइम का लैप्स होता है। कभी कभी ऐसा क्लैशेस भी आता है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में ऐसा होता है कि टाइम का जो वो है इश्यूज मतलब आते हैं, क्योंकि एक काफी लंबा जो हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन में, वो काफी लंबा है। तो उस केस में हम टाइम को कौन सा मानेंगे? तो टाइम को हम मानेंगे बेटा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो हमारा आईएसटी है, जो कि जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे चलता है। ठीक है, तो वो उसको हम क्या मांगेंगे? इसको हम मांगेंगे इसका टाइम। ठीक है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि आईएसटी से प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो रही है, तो अगर ऐसा एक्ट में लिखा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो क्या कर सकती हैं? न्यू रूल्स बना सकती हैं। दे कैन मेक न्यू रूल्स। ठीक है, उसमें वो स्पेसिफाई कर सकती हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो उसमें वो क्या कर सकती हैं? स्पेसिफाई कर सकती हैं अबाउट द एरिया, किस एरिया में वो
लागू होगा, उसके बाद उनका लोकल टाइम क्या होगा, ठीक है, जो लोकल उनका टाइम है, लोकल मीन टाइम है, वो क्या होगा, ठीक है, और उस टाइम को वो क्या करेंगे, परमिट कर देंगे, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, वो परमिट कर देंगे उस हिसाब से। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या फॉलो किया जाएगा, नॉर्मली फॉलो किया जाएगा आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर कि वो उसको अगर चाहे तो वाया नोटिफिकेशन उसको चेंज कर दें, ठीक है। चलिए सेक्शन 4 डील करता है आपका पावर टू डिक्लेयर डिफरेंट डिपार्टमेंट टू बी separate factories or more factories to be a single factory। अब ये क्या है भाई, इतना लंबा चौड़ा। तो देखो क्या होता है कि कभी कभी जब हम एक फैक्ट्री शुरू करते हैं, ठीक है, जो ओनर है वो फैक्ट्री जब उन्होंने शुरू किया तो उनको इतना अंदाजा नहीं होता है कि मतलब कि इतना इसका मैनेजिंग जो है वो इतना बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा वास्ट हो जाएगा, ऐसा उनको अंदाजा नहीं होता है। तो वो क्या है कि उन्होंने शुरू किया, लेकिन फिर पता लगा कि बहुत ज्यादा हमने एक्सपैंड कर लिया, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत एक्सपैंड हो गया हमारा काम, और अब हमें क्या है कि जो यूनिट है ना वो इतने छोटे जगह में नहीं समा पा रहे हैं। तो वो क्या कर सकते हैं कि क्या हो सकता है कि भाई हम चाहेंगे कि भाई जो मेरे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ऑल द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जो भी मेरे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसको मैं सेपरेट फैक्ट्री बना लूं, या फिर उस एरिया के 2-3 फैक्ट्री हैं जिनको अलग अलग मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, एंड दे वांट मोर फैक्ट्रीज टू बी मर्ज टू अ सिंगल फैक्ट्री। वो ऐसा भी चाह सकते हैं कि भाई बहुत सारी फैक्ट्रीज है तो उसको हम मर्ज करके एक सिंगल फैक्ट्री बना लें। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में क्या ऐसा पावर है, तो कहा जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, या तो खुद से, अगर स्टेट गवर्नमेंट को खुद ये चीज लगती है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारी, द स्टेट गवर्नमेंट, या तो वो खुद से, ठीक है, या तो फिर कोई एप्लीकेशन देता है, अगर एप्लीकेशन देता है या तो वो खुद से कर दे ऐसा, या तो कोई एप्लीकेशन देता है कि भाई ऐसा मतलब कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसी सारी चीजें हो रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि ये क्या कर सकती हैं, एक ऑर्डर दे सकती हैं, ऑर्डर हमेशा राइटिंग में होगा बेटा, कोई भी काम ओरल नहीं होता बेटा, और हमेशा राइटिंग में होता है, ठीक है। तो ऑर्डर दे सकती हैं इन राइटिंग कि या तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, अगर बहुत ज्यादा एक्सपैंड करना है तो उसको अलग अलग यूनिट्स बना दिया जाए, इसका भी ऑर्डर दे सकती हैं, और अगर 2-3 फैक्ट्रीज हैं जो कि मैनेज नहीं हो पा रही हैं तो उसको भी वो एक बनाने का ऑर्डर दे सकती हैं, ठीक है। चलिए सेक्शन 5 क्या है, पावर टू एग्जेम्प्ट ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी। नाम से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या है भाई कि स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये बड़ा डिसीजन है, थोड़ा सा बड़ा डिसीजन है, बहुत लोगों को अफेक्ट करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट वाया नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, नोटिफिकेशन है बेटा, डॉट है यहाँ पे, है ना, नॉट नहीं लिख देना। तो स्टेट गवर्नमेंट वाया नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट क्या कर सकती है, एग्जेम्प्ट करती हैं सर्टेन फैक्ट्रीज को, अगर देखती हैं कि कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल है, और उस कंडीशन में ये फैक्ट्रीज एक्ट के सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए वो क्या कर सकती हैं, वो एग्जेम्प्ट कर सकती हैं या तो कुछ फैक्ट्रीज को, या तो कुछ क्लास ऑफ नेचर ऑफ फैक्ट्रीज को, कि भाई इस तरह के प्रोडक्ट बनाने वाले, इस तरह के सर्विस इसके वाले जो असेंबलिंग वाले हैं, या कुछ भी ऐसा है, तो वो क्या कर सकते हैं कि उनको एग्जेम्प्ट भी कर सकती हैं, ठीक है। दैट विल ऑल्सो कम अंडर द परव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू में आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन आया है ये मैक्सिमम आ सकता है बेटा 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि लॉ नहीं ना चेंज हो सकता है, लॉ चेंज करने के लिए आपको लॉ वाले प्रोसीजर में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर पावर ऑफ एग्जेम्पशन की बात की जाए, तो पावर ऑफ एग्जेम्पशन में अगर लगता है कि कुछ ऐसा हो गया, कोई पब्लिक इमरजेंसी आ गई है, ठीक है, तो अब पब्लिक इमरजेंसी क्या हो सकती है, व्हाट कैन बी द पब्लिक इमरजेंसी, तो या तो सिक्योरिटी थ्रेट हो रही है, ठीक है, या तो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, ऐसा कुछ भी कंटेंट है जिसके कारण से कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है, एंड द कंपनीज एंड द यूनिट्स दे आर नॉट एबल टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस, वो कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट वहां पे 3 महीने तक के लिए एग्जेम्पशन दे सकती है, ठीक है। आई गेस इट इज क्लियर फॉर यू। चलिए आते हैं सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 क्या कहता है आपका, सेक्शन 6 कहता है अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज। कैसे होता है भाई, ये क्या प्रोसेस है, तो चलिए जानते हैं कि कैसे अप्रूवल मिलता है। तो स्टेट कौन देता है अप्रूवल भाई, तो कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट। पहला पार्ट है इसका कि स्टेट गवर्नमेंट जो है
अगर वो चाहे तो प्लान्स को देख करके, जो प्लान्स हैं, जो क्लास है या जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, जो कि किसको दिया गया है, चीफ इंस्पेक्टर को दिया गया है, उसको कंसीडर कर सकती है, मतलब उसको वो एनालाइज करने का पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। दूसरा, सॉरी, डबल ए है, डबल ए क्या है कि ये जो परमिशन है, ये सारी चीजें जो है कि भाई कैसी फैक्ट्री होगी, कैसा सब कुछ होगा, ये सब कुछ राइटिंग में पहले तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपको अप्रूवल चाहिए, आपको लाइसेंसिंग करानी है, तो पहले तो कि आपको ये सारी चीजें, कि क्या प्लान है आपका, किस नेचर का इंडस्ट्री है, किस एरिया में लगाएगा, तो ये सारी चीजें आपकी कहाँ आनी चाहिए, राइटिंग में जानी चाहिए टू द प्रॉपर, या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो जो अपॉइंटेड चीफ इंस्पेक्टर है उनके पास। ठीक है, चलिए बी क्या है, ये जो प्लान्स और स्पेसिफिकेशंस है, जो भी प्लान्स हैं, जो भी स्पेसिफिकेशंस है, बोलते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट कॉम्प्लायंसेस हैं, तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली सबमिट करनी पड़ेगी फॉर रिव्यू। ठीक है, चलिए अगला क्या है, एक सेकेंड ना, तो ये जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं, उसको कौन सर्टिफाई करेगा, मतलब कि क्या इसका नेचर है, ठीक है, इसके जो सर्टिफिकेशन है, क्या इसका नेचर है, ये सारा चीज भी यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो एक्सप्लेन रहेगा। ठीक है, किस तरह का आपको लाइसेंस चाहिए, ठीक है, जो लाइसेंस का नेचर है वो क्या होगा, तो मतलब सारी चीजें आपको प्रॉपरली यहाँ पे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। अब इसका पार्ट टू क्या कहता है बेटा, पार्ट टू क्या कहता है कि ये जो भी आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, ठीक है, क्या कहा गया कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट आपको स्टेट गवर्नमेंट या चीफ इंस्पेक्टर के पास सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कहा गया है कि भाई ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये कैसे होने चाहिए, रजिस्टर्ड पोस्ट से जाने चाहिए। कैसे जाएंगे बेटा, रजिस्टर्ड पोस्ट से जाएंगे। ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि 3 महीने तक कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है, ये थोड़ा सा गोल्डन रूल है कि 3 मंथ्स तक अगर कोई रिप्लाई नहीं आया तो समझ लीजिए कि ग्रांट हो गया है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो चीफ इंस्पेक्टर है या स्टेट गवर्नमेंट है वो मतलब एकदम फ्री है कि भाई हम तो दे ये अप्रूवल चाहे नहीं दे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है। अगर 3 मंथ्स तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, ये भी नहीं बोला कि ये प्रॉब्लम है, ये कंप्लायंस फुलफिल नहीं है, कुछ भी नहीं बोला अगर, तो वहां पर 3 महीने के बाद ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि हाँ भाई आपका जो पर्टिकुलर जो आपका जो भी एप्लीकेशन था वो ग्रांट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि नहीं हमने तो ग्रांट ही नहीं किया, बिकॉज दैट इज डीम्ड टू बी ग्रांटेड। चलिए, अगर ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है या जो चीफ इंस्पेक्टर हैं वो डिनाई कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो विद इन 30 डेज, आप जा सकते हो 30 डेज में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, क्योंकि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो रीजन से जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है, तो आप उसके ऊपर की अथॉरिटी पे जा सकते हो। और अगर कोई छोटी अथॉरिटी है, मतलब मान लेते हैं कि चीफ इंस्पेक्टर ने किया है, ठीक है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जा सकते हो। तो मतलब कि आप एक एपेलेट अथॉरिटी, एक थोड़ी सी जो सबसाइडिंग अथॉरिटी है उनके पास जा सकते हो। ठीक है, आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। वी हैव स्टडीड टुडे टिल सेक्शन 6। सेक्शन 7 से विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट मैं कोशिश करूंगी बेटा जल्दी से जल्दी खत्म करा दूं। आपको कोई क्वेरी है या कोई डिमांड आपको लग रही है कि ये भी फुलफिल होनी चाहिए, तो प्लीज टेल अस। ठीक है, बिकॉज दिस इज द ओनली वे वी कैन कम्युनिकेट, राइट। और बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इस इनिशिएटिव की सफलता बस इसी में है कि आप अच्छे से पढ़ाई करके अपना जो सपना है ना वो पूरा करें, क्योंकि आपकी मेहनत, हमारा कॉर्पोरेशन और वो सपना बस ज्यादा दूर नहीं है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बाय बाय।